नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आप सभी इस त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया रंग गुलाल खेल रहे होंगे, गुजिया खा रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और आप सभी के लिए एक ये वीडियो, आपका जो तनाव है इस टाइम पर, आप सोच रहे हैं लगातार कि कट ऑफ क्या रह सकती है यूपीएसआई की, यूपीएसआई का रिजल्ट कब आएगा, डीवीपीएसटी कब होगा, इन सारे जो तनाव हैं, इन सारे तनाव के बीच मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा तनाव कम करूं और आपके लिए एक बेहतरीन एनालिसिस जो कट ऑफ का रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज के इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में जो कट ऑफ रहेगी वो कैसी रहेगी, रा मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, कैसे कितने नंबर आपको लाने होंगे रा मार्क्स, जो कि आपको पता है कि आपके रा मार्क्स कितने हैं क्योंकि आपने अपनी आंसर की मिलाई हुई है। तो आंसर की में आपके कितने नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर होंगे, ये आज यहां पर डिस्कस करेंगे और इसके आधार पर तय करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है यूपीएसआई की। और कट ऑफ से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए, अब चुनाव होने थे, चुनाव हो चुके हैं। अब जो है चुनाव के बाद ऐसी संभावना थी कि चुनाव के बाद रिजल्ट, चुनाव के पहले पहले रिजल्ट आएगा, लेकिन चुनाव के पहले रिजल्ट नहीं आया। तो चुनाव के टाइम पर जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान तो रिजल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा कि अब चुनाव के बाद ही रिजल्ट संभव है, लेकिन चुनाव खत्म हुए भी कुछ टाइम हो गया है, मतलब कुछ दिन तो हो ही गए हैं और फिर भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? तो साफ तौर से यह जाहिर होता है कि जो लोग, जो अधिकारी थे जिनको रिजल्ट जारी करने की जिम्मेदारी थी जिन पर, वो सभी अभी तक व्यस्त थे इस चुनाव के माहौल में। लेकिन अब वो अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और रिजल्ट की अपनी पूरी तैयारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि शपथ समारोह के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद, शपथ समारोह के बाद रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी कब होगा? तो रिजल्ट के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद डीवीपीएसटी होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप पिछली परीक्षाओं को देखेंगे तो उसके हिसाब से जब जब पिछली परीक्षा हुई, चाहे वो यूपीएसआई की हुई हो या फिर कांस्टेबल की हुई हो, परीक्षा के बाद यानी रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी बहुत जल्दी हो जा रहा था। तो बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, रा मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे चैनलों पर देखी होगी कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है यूपीएसआई की, लेकिन आपने एक बात नहीं ध्यान दिया कि अभी इससे पहले एनटीपीसी का, हालांकि उसका प्रोसेस अलग है, एनटीपीसी का रिजल्ट आया उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर इसे कंपेयर करें तो एनटीपीसी में आपने देखा कि क्या हुआ, 80 नंबर वालों का चयन नहीं हुआ सीबीटी 2 के लिए और 60 65 नंबर वालों का भी चयन हो गया। मतलब जिनके 60 थे उनका चयन हो गया, 65 नंबर वालों का चयन सीबीटी 2 के लिए हो गया, लेकिन 80 वालों का नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है यूपीएसआई में? संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी सारी शिफ्टों में पेपर हुआ है, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होगा क्योंकि काफी ज्यादा शिफ्टें थी यूपीएसआई के पेपर में भी। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो कोई भी इसका बिल्कुल सही अनुमान नहीं लगा सकता है कि मार्क्स क्या रहेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, ये कोई भी बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है। इसके कारण क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि रा मार्क्स की कट ऑफ क्या जाएगी और कई सारे लोग जिस तरह से बता रहे हैं, अब वो पता नहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नंबर बता रहे हैं या नॉर्मलाइजेशन के पहले वाले नंबर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मलाइजेशन के पहले रा मार्क्स आपने कितना किया है, आंसर की के हिसाब से अगर आप मिलाते हैं, आपके जनरल कैटेगरी में 100 क्वेश्चन सही हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपके जनरल कैटेगरी में 110 नंबर सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ये बात सही रहेगी? क्या मैं आपसे कह दूं कि जनरल कैटेगरी में आपके अगर 110 नंबर आ रहे हैं आपकी आंसर की के हिसाब से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लगातार बोल रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या इसमें आपका चयन हो सकता है? बिल्कुल मैं कहूंगा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि
आपका 110 में चयन ना भी हो, और हो सकता है कि आपके आसपास किसी का 100 नंबर पर भी चयन हो जाए जनरल कैटेगरी से ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं या फिर नंबर कम होते हैं या फिर नंबर सेम रहते हैं, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत बढ़ेंगे या घटेंगे। तो अगर 100 नंबर जिसके हैं या जिसके 100 प्रश्न सही हैं, अगर उसका पेपर टफ रहता है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में इसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले और नंबर इंक्रीज कर जाएं, बढ़ जाएं, तो फिर ये आपसे आगे निकल जाएगा और इसका चयन हो जाएगा। ये रही बात रा मार्क्स की। तो यहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपका कितना आंसर की में सही हो रहा है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं या फिर अभी भी आप डाउट में हैं। देखिए, यहां पर मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह से एक बार सोच करके देख सकते हैं कि क्या आप इसे सही मान सकते हैं कि 110 में आपका चयन हो जाएगा और किसी का 100 नंबर है तो उसका चयन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है और आयोग नॉर्मलाइजेशन करेगा। कट ऑफ क्या जाएगी ये नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड होगा। अब मान लीजिए एक बार मैं नॉर्मलाइजेशन से कंपेयर करूं, नॉर्मलाइजेशन से देखूं कि अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क आते हैं तब कट ऑफ क्या रह सकती है, तब तो मैं कट ऑफ बता सकता हूं, लेकिन क्या तब भी सही कट ऑफ बताई जा सकती है? अगर यहां पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, मतलब काफी सारी शिफ्टें बहुत सरल और बहुत कठिन के फॉर्म में होती हैं, शिफ्टों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत कम होंगे, इस तरह से भी हो सकता है। और अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं तो कट ऑफ हाई रहने के चांसेस है। मतलब तब हो सकता है कि जनरल कैटेगरी की नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है वो 120 प्रश्न या 130 प्रश्न तक हो जाए। इस तरह से अगर आपके 120 या 130 प्रश्न तक नॉर्मलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, इतने नंबर आपको मिल रहे हैं इतने प्रश्नों के बराबर, तो हो सकता है कि आपका चयन हो जाए। लेकिन अगर सारी शिफ्टें लगभग लगभग बैलेंस्ड रहती हैं और इस तरह से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लगभग लगभग सारी शिफ्टें बैलेंस्ड रहती हैं और बहुत ज्यादा कट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा जो भी नंबर हैं कम ज्यादा नहीं होते हैं, तो फिर कट ऑफ कम रहने के चांसेस है। मतलब एक लेवल का अगर पेपर आता है और क्योंकि जिस हिसाब से रा मार्क्स बता रहे हैं लोग, उस हिसाब से कट ऑफ इस तरह से रहनी चाहिए कि 100 या 110, जनरल कैटेगरी में 100 से 110 के बीच में ही कट ऑफ रहनी चाहिए, जिस हिसाब से भी बताया जाए। अगर पेपर बैलेंस्ड रहता है और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ते या घटते नहीं है, तो मेरा जहां तक अनुमान है या फिर मुझे जहां तक लगता है कि कट ऑफ 100 से 110 तक ही रहने वाली है, और ये बात मैं कर रहा हूं केवल और केवल जनरल कैटेगरी की। अदर कैटेगरी की कट ऑफ जाहिर सी बात है कि इससे कम ही रहने वाली है, इसीलिए मैंने यहां पर जनरल कैटेगरी का लिया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा आपका भी ना बर्बाद हो, आपको भी और भी परीक्षाओं की तैयारी करनी है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, इसीलिए आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने केवल और केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ का यहां पर डिस्कस किया, जिससे आपका समय भी बच सके और आप इस बात को समझ भी सके। आपको जो भी बता रहे हैं कट ऑफ, जिन यूट्यूब चैनल्स पर आप कट ऑफ देख रहे हैं या जहां पर भी आप कट ऑफ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्या आपको यह समझ में आता है कि अगर आप रा मार्क्स देखते हैं, अगर आप अपने रा मार्क्स जो आपने अपनी आंसर की से मिलान किया है उसमें आपके जितने नंबर हैं, क्या आप जो वहां पर कट ऑफ बताई जाती है आप उनकी तुलना उनसे कर रहे हैं जो आपके रा मार्क्स हैं? तो ऐसा हो सकता है कि काफी पेपर्स जो इजी रहे होंगे उनमें आपसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे भी रहे होंगे, यानी 130 या 140 प्रश्न 160 में से सही करने वाले बच्चे भी रहे होंगे अगर पेपर इजी रहता है आपके पेपर की तुलना में। तो और हो सकता है कि आपके पेपर की तुलना में पेपर कठिन रहा हो तो बच्चे 90-90 नंबर भी या 90-90 प्रश्न भी सही कर पाए हों आपकी तुलना में। मतलब अगर आपने 100 या 110 किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जैसा ही कोई बच्चा किसी पेपर में 90 प्रश्न ही सही कर पाया हो, तो क्या आप उससे तुलना करेंगे कि कम वाले का नहीं होगा ज्यादा वाले का हो जाएगा? यहां पर ऐसी तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, आप एक तुलना कर सकते हैं कि आपकी ही शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, जिस दिन आपने पेपर दिया उस शिफ्ट में किसके कितने नंबर हैं। अगर आपको यह डाटा कहीं से मिल जाता है या फिर आप
ऐसे कई सारे बच्चों से बात कर पाते हैं, तो आपको वहां पर देखना चाहिए, आप उनके बीच में अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका स्कोर कम था या ज्यादा था। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका जो भी सहयोगी है या फिर आपका सहपाठी है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, एक ही शिफ्ट में आपके नंबर कम या ज्यादा हैं, तो आप उनसे कंपेयर करके तुलना कर सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपका कोई भी साथी जो आपकी ही शिफ्ट में पेपर जिसने दिया हो, आपके नंबर उससे काफी ज्यादा हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। और अगर आपके नंबर काफी कम है किसी से उसी शिफ्ट में, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको थोड़ी सी मुश्किल यहां पर होने वाली है। लेकिन आप पूरी तरह से ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपेयर आयोग करेगा और जो भी इनके फार्मूले होंगे, मीडियन, माध्य वगैरह निकाल करके ये तय किया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी, कौन सी मॉडरेट लेवल की थी। ये सारी चीजें किसी न किसी फार्मूले के तहत माध्य वगैरह निकाल करके आयोग तय करेगा और उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ाए या घटाए जाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपने परीक्षा दिया है, आपके 100 के आसपास नंबर सही है जनरल कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में इससे कम भी नंबर अगर आपके सही होते हैं, जनरल में भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके 95 भी प्रश्न सही हैं जनरल मेल कैटेगरी में, तो आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके अगर 110 या 115 नंबर हैं, तब भी आपको दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। मैं दोनों लोगों से कहूंगा कि आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है और आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। जिनके 100 नंबर हैं वो डिमोटिवेट भी ना हो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और जिनके 110 नंबर हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो कि अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप दोनों को चाहिए कि धैर्य बनाए रखना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।